ठीक है, मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक मार्केट नहीं आएगा, ओलिगोपोली आएगा। तो एक काम करना, इनको लिख लेना, बस इनको पढ़ना मत, बस नॉर्मल पता होना चाहिए कि हाँ ये चीज होती है। यहाँ पे साथ में एक स्टार बना देना, पॉइंट बना देना कि नॉट इन सिलेबस। ठीक है, तो आज हमें करना था एप्लीकेशन ऑफ डिमांड कर्व। ठीक है, कि डिमांड कर्व क्या क्या होता है, कैसे होता है। डिमांड कर्व तो हमने पढ़ लिया बेसिकली, कि कल हमने पढ़ा था कि मार्केट इक्विलिब्रियम पे हमारा जो कर्व होता है वो कैसा होता है। तो मार्केट इक्विलिब्रियम पे हमारा कर्व क्या होता था, हमारा जो डिमांड कर्व होता था, जो सप्लाई कर्व होता था, दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते थे, और जो इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है वो हमारा होता है इक्विलिब्रियम पॉइंट। ठीक है, ये सबसे ऊपर वाला डायग्राम था। फिर आज हमारे लास्ट दो टॉपिक बचते हैं। पहला है हमारा मैक्सिमम प्राइस सीलिंग क्या होता है, और दूसरा है हमारा मिनिमम प्राइस सीलिंग क्या होता है। ठीक है, तो पढ़ते हैं, आगे कंटिन्यू करते हैं। It means the maximum price the seller are allowed to change less than equilibrium market price. Government imposes such a ceiling when it finds that the demand for necessary goods exceeds its supply. That is when consumers are facing shortage and equilibrium price is too high. Government does it in the interest of customers. ठीक है, तो इसमें क्या होता है, मैक्सिमम प्राइस सीलिंग में क्या होता है, जो प्राइस होता है ना, वो बेसिकली गवर्नमेंट डिसाइड करती है। पहले तो प्राइस वो डिसाइड नहीं करती, जो प्रोड्यूसर है वो अपना ही चलाते हैं कि हाँ ये प्राइस रखेंगे, ये प्राइस रखेंगे, वो कुछ भी एक प्राइस रख देते हैं। पर ये हो जाता है ना कभी कभार, जो सिचुएशन होती है वही सिचुएशन है, तुम चली गई तो इनका काम बंद हो गया, तो यस पैसे कहाँ से आएंगे। तो जो हमारा इकोनॉमी था ना वो भी काफी ज्यादा डाउन हो गया। रिकवरी कर रहा है बट अभी फिलहाल डाउन हो गया। तो ऐसी जो भी सिचुएशंस होती है ना, उसमें क्या करता है गवर्नमेंट ना, एक बेसिकली सीलिंग, मतलब पता है ना क्या होता है सीलिंग, मतलब होता है हमारा बेसिकली छत को कहते हैं सीलिंग, जो ऊपर हमारा लगा होता है। तो सीलिंग मतलब एक लिमिट क्रिएट कर देती है। ठीक है, कि वो कस्टमर के इंटरेस्ट में होता है। अगर इक्विलिब्रियम प्राइस हमारा 10 रुपए होगा ना, ठीक है, पर कस्टमर 10 रुपए तक नहीं जा पा रहा, उसके तो पैसे ही नहीं है, तो गवर्नमेंट ने क्या करेगी, गवर्नमेंट फिर एक लिमिट क्रिएट कर देगी कि जो प्रोड्यूसर होगा उसको 10 रुपए में नहीं, अब 8 रुपए में बेचना होगा। ठीक है, ताकि कस्टमर को भी मिल सके, जो गुड्स है वो अफोर्डेबल प्राइस पे मिल सके। भले ही इक्विलिब्रियम प्राइस क्या है, 10 रुपए है, उसको सेटिस्फेक्शन ज्यादा नहीं मिलेगा, जो हमारा प्रोड्यूसर है उसको ज्यादा सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा, बट फिर भी कंज्यूमर के वेलफेयर के लिए और कंज्यूमर के बिहाफ पे जो गवर्नमेंट है वो एक लिमिट बना देगी कि तुम्हें इसी लिमिट के नीचे प्राइस देना है, और जो पहला लिमिट होगा उससे कम होगा ये लिमिट। ठीक है, because it means the maximum price the seller are allowed to charge than the equilibrium market price. जो हमारा मैक्सिमम प्राइस सीलिंग होता है वो एक मैक्सिमम प्राइस होता है जो जो हमारे सेलर होते हैं वो जिसमें प्रोडक्ट्स को बेच सकते हैं। ठीक है, और ये जो भी प्राइस होंगे ना जो डिसाइड किया जाता है मैक्सिमम प्राइस, वो हमेशा जो इक्विलिब्रियम हमारा पॉइंट होगा उससे नीचे आएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें जो है ना डिमांड और सप्लाई सेम नहीं होगा, तो इक्विलिब्रियम पॉइंट से हमेशा नीचे आएगा, क्योंकि सप्लाई जो कंज्यूमर है उसको तो मिल जाएगा सेटिस्फेक्शन, बट जो प्रोड्यूसर है जिसने बनाया है गुड्स, उसको तो ज्यादा प्रॉफिट चाहिए था, इसलिए उसका एक पॉइंट डिसाइड था कि हाँ इसमें मुझे भी सेटिस्फेक्शन मिल रहा है और कस्टमर को सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। पर अब सिचुएशन ऐसी आ गई है कि कस्टमर अफोर्ड ही नहीं कर पा रहा है, तो इसलिए ठीक है, तो इसलिए ये होता है हमेशा ये इक्विलिब्रियम पॉइंट से नीचे होता है, जहाँ डिमांड और सप्लाई में थोड़ा चेंजेस हो सकता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे है ना क्वांटिटी, क्वांटिटी अगर यहाँ पे क्यू मान लेते हैं, तो ये जो पी है ना, ऊपर पी लिखा हुआ है प्राइस में, उसके नीचे फिर एक पॉइंट आ जाएगा P1 या फिर कुछ, फिर हम ज्वाइन करेंगे, फिर जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है ना वो भी एक दूसरा क्रिएट होगा। तो ये बेसिकली मैक्सिमम प्राइस सीलिंग में होता है। जैसे यहाँ पे आप लोग ने नीचे डायग्राम में क्या दे रखा है, दे रखा है एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी, वाई एक्सिस पे प्राइस, और देखो एक तो हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट है। ठीक है, इक्विलिब्रियम पॉइंट के नीचे हमारा क्या है, एक पी पे समथिंग कुछ है,
एक P1 है जिसपे हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट मिल रहा है प्राइस 1 पे, फिर नीचे जो है प्राइस मिनिमम, ठीक है। जब प्राइस को कम कर दे रहे तब हमारा दूसरा डिमांड हो रहा है, देख रहे हो ना, प्राइस वाली जो लाइन है वो स्ट्रेट जा रही है, फिर जो डिमांड कर्व है उसको फिर मैच किया जा रहा है, तो इक्विलिब्रियम जो पॉइंट बन रहा है वो नीचे बन रहा है P मिनिमम पे, ठीक है। तो ये क्या है, इट इज दैट इज व्हेन कंज्यूमर आर फेसिंग शॉर्टेज एंड इक्विलिब्रियम प्राइस इज टू हाई। ये तब किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा जब जो होता है ना इक्विलिब्रियम प्राइस जो होता है वो काफी ज्यादा हाई होती है और कस्टमर्स के पास पैसों की शॉर्टेज हो रही होती है, तब बेसिकली जो गवर्नमेंट है वो ये डिसाइड करती है कि प्राइस सीलिंग लगाया जाएगा, ठीक है। ये बेसिकली कस्टमर के इंटरेस्ट पे ज्यादा होता है, प्रोड्यूसर का इंटरेस्ट नहीं देखा जाता, इसमें कस्टमर का इंटरेस्ट देखा जाता है। Excess demand may be fulfilled by rationing and dual marketing। अब ये क्या होता है, एक्सेस डिमांड को ये दो मेथड से हम फुलफिल कर सकते हैं, एक तो रैशनिंग से कर सकते हैं और एक डुअल मार्केटिंग से कर सकते हैं। तो ये बेसिकली ये पॉइंट कुछ नहीं है, उससे कोई फायदा नहीं इसको बता के, ठीक है। तो मैक्सिमम प्राइस सीलिंग यही होता है। इसमें क्या होता है, जो गवर्नमेंट होता है ना एक प्राइस डिसाइड कर देती है कि इस प्राइस पे जो सेलर है वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम बस इस प्राइस पे अपने गुड्स को सेल कर सकता है, ठीक है। और वो जो प्राइस होता है ना वो जो इक्विलिब्रियम प्राइस होता है उसके नीचे होता है हमेशा, ठीक है। और ये सब कब क्रिएट किया जाता है, जब कस्टमर के पास पैसों की शॉर्टेज होती है। ये क्लियर हुआ? हुआ नहीं हुआ? जल्दी बताओ, नहीं हुआ तो फिर मैं दोबारा बताऊंगी। तो मैं एक और बता दो। ठीक है, देखो मैक्सिमम प्राइस सीलिंग क्या होता है, इसका मतलब होता है इसमें ना क्या होता है, जो गवर्नमेंट होती है ना वो एक प्राइस डिसाइड कर लेती है, ठीक है, कि इस प्राइस पे जो हमारा प्रोड्यूसर होगा, जो सेलर होगा, वो अपने जो गुड्स है या सर्विसेज है उसको बेचेगी, ठीक है। और इसमें क्या होता है, ये जो प्राइस गवर्नमेंट डिसाइड करती है ना ये इक्विलिब्रियम प्राइस से कम होता है, ठीक है। इक्विलिब्रियम प्राइस जो होता है हमारे से सेलर और कस्टमर दोनों को सेटिस्फेक्शन मिल जाती है, उस वाला जो पॉइंट होता है ना इक्विलिब्रियम पॉइंट उससे कम होता है। और ये तब क्रिएट किया जाता है, बेसिकली ये लिमिट तब गवर्नमेंट लगाती है जब कस्टमर को क्या होता है, बहुत ज्यादा शॉर्टेज हो जाता है, इकोनॉमी बहुत ज्यादा नीचे गिर जाती है, कस्टमर को बहुत ज्यादा शॉर्टेज हो जाता है पैसों का कि वो अफोर्ड नहीं कर सकता, और जो इक्विलिब्रियम प्राइस होता है वो बहुत ज्यादा हाई होता है, ठीक है। अब यही हो जाता है कि मान लो कि किसी चीज की प्राइस 10 रुपए है, ठीक है। अब क्या हो रहा है, जो बंदे की इनकम थी पहले 15 थी तो 10 रुपए का सामान आराम से खरीद रहा था, अब क्या हो गया, उसका 10 रुपए से प्राइस जाके नीचे हो गया, डाउन हो गया, अब उसका प्राइस क्या 8 रुपए हो गया, तो वो कैसे सामान खरीदेगा, नहीं खरीद सकता वो। और सिर्फ ये एक इंसान के साथ ही नहीं है, मतलब जो भी कंट्री है उसके मैक्सिमम लोगों के साथ सेम हाल है, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या किया जाता है, जो गवर्नमेंट होती है ना वो बेसिकली एक लिमिट बनाती है, एक सीलिंग बनाती है, जो इक्विलिब्रियम प्राइस होता है और जो कस्टमर की कॉस्ट, कस्टमर कह रही हूँ, प्रोड्यूसर का कॉस्ट प्राइस होता है, उसके बीच में एक सीलिंग बनाती है ताकि प्रोड्यूसर को भी नुकसान ना हो ज्यादा और जो कस्टमर हो उसको चीजें मिल भी सके। तो यही होता है कि इसमें एक प्राइस सीलिंग बनाई जाती है, मतलब एक लिमिट बनाई जाती है जिसमें जो प्रोड्यूसर है वो अपने चीजों को बेच सकता है, बट चीज ये होता है कि इक्विलिब्रियम पॉइंट से वो हमेशा नीचे होता है, इक्विलिब्रियम पॉइंट पे नहीं होता, इक्विलिब्रियम पॉइंट से ज्यादा नहीं होता, हमेशा इक्विलिब्रियम प्राइस, इक्विलिब्रियम पॉइंट से जो होगा ना वो लिमिट जो होगी वो नीचे होगा। तो 10 रुपए इक्विलिब्रियम पॉइंट है तो गवर्नमेंट 8 रुपए बनाएगी, ठीक है। तो कस्टमर को सेटिस्फेक्शन मिल गया, प्रोड्यूसर को मिला बट उतना नहीं मिला जितना उसको 10 रुपए में मिलता। तो बेसिकली ये होता है ना, ये जो चीज बनाई जाती की जाती है कस्टमर के लिए की जाती है बेसिकली,
ये जो मैक्सिमम प्राइस सीलिंग है ये कस्टमर के लिए ही की जाती है ताकि कस्टमर अच्छे से यूटिलाइज कर सके, उसको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, इसमें कुछ नहीं होता, इसमें बस ना गवर्नमेंट एक लिमिट डिसाइड कर लेती है कि इस लिमिट तक ही जो प्रोड्यूसर है वो पैसे बढ़ा सकता है या बेच सकता है सामान को। ठीक है, और वो जो लिमिट होती है ना वो हमेशा इक्विलिब्रियम प्राइस से, इक्विलिब्रियम पॉइंट से नीचे होती है। अब क्लियर हुआ? यस मैम। ठीक है, उसके बाद हमारा सेकंड है मिनिमम प्राइस सीलिंग। वो तो हमारा मैक्सिमम प्राइस सीलिंग, अब ये है हमारा मिनिमम प्राइस सीलिंग। It means that producers are not allowed to sell the goods below the price fixed by the government. When government finds the equilibrium price is too low for the produce, then government fixes a price ceiling higher than equilibrium price to prevent the possible loss to the producer. ठीक है, अब वो तो हमारा मैक्सिमम प्राइस सीलिंग, ये हमारा मिनिमम प्राइस सीलिंग। इसमें क्या होता है, गवर्नमेंट इसमें भी एक लिमिट क्रिएट करती है। ठीक है, पर उसमें क्या होता था, पहले वाले में हमारा क्या था कि जो लिमिट होती थी वो हमेशा इक्विलिब्रियम प्राइस से कम होती थी, और इसमें क्या होता है, ये एक लिमिट होती है जो इक्विलिब्रियम प्राइस से ज्यादा होती है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ये बेसिकली क्यों क्रिएट किया जाता है, जब मार्केट मनी की वैल्यू बढ़ जाती है, ठीक है, सबकी इनकम बढ़ जाती है, तो क्या होता है, जो गुड्स होते हैं वो उनको अफोर्ड कर सकते हैं। अब किसी की इनकम आज कोई उसको पूरा घर का राशन 10 रुपए में लेना है, लेता था वो आज तक, आज उसकी इनकम 50 रुपए होगी, तो राशन के तो दाम बढ़ने चाहिए, तो उसको 20 रुपए नहीं हो जाएगा, तो उसको करना चाहिए ना। अगर 20 रुपए नहीं करेगा फिर 10 रुपए में ही होगा, फिर ये तो नाइंसाफी होगी कि एक की इनकम बढ़ रही है, जो बेचारे प्रोड्यूसर है उनकी इनकम नहीं बढ़ रही। तो यही होता है, धीरे धीरे जो इनकम होती है ना वो बढ़ती रहती है। जैसे पहले जो क्या कहते हैं उसको, पहले ऐसा होता था कि 1 रुपए में 4-5 टॉफी आती थी, पर अब क्या होता है 1 रुपए में सिर्फ एक टॉफी आती है, और कभी कभी तो 2 रुपए की भी एक टॉफी आती है। तो इसमें क्या हुआ, जो मनी का पूरा इकोनॉमिक सिस्टम है वो बढ़ा, उसने ग्रोथ की, तो जो चीजों के प्राइस है ना वो भी बढ़ गया। तो ये डिसाइडेड है कि जो भी प्राइस, जब भी इक्विलिब्रियम पॉइंट बहुत ज्यादा कम हो जाता है ना, वैल्यू जो होती है बहुत कम हो जाती है, तो जो गवर्नमेंट है वो क्या करती है, वो बेसिकली प्राइस डिसाइड करती है कि कस्टमर के जो प्रोड्यूसर होगा इसी प्राइस, अगर या तो इस प्राइस पे करेगा या इससे थोड़ा सा बढ़ा के करेगा, पर उस प्राइस से नीचे नहीं करेगा। अगर टॉफी वो 1 रुपए में दे रहा है तो एक से वो ज्यादा से 2 बढ़ा सकता है, और वो 50 पैसे में नहीं देगा। तो ये एक स्ट्रिक्ट डिसीजन लिया जाता है, एक सीलिंग बनाई जाती है। ठीक है, और ये कब होता है, दिस प्राइस इज ऑल्सो कॉल्ड फ्लोर प्राइस और मिनिमम सपोर्ट प्राइस। जनरल गवर्नमेंट बाय द एक्सेस सप्लाई एट दिस प्राइस। तो ये जो प्राइस होता है ना, इसको बेसिकली हम फ्लोर प्राइस भी कहते हैं और मिनिमम सपोर्ट प्राइस भी कहते हैं। ठीक है, अब मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो होता है तुम लोगों ने आई थिंक 9th में भी इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा, एमएसपी और एमआरपी। एमआरपी में होता है मैक्सिमम रिटेल प्राइस, मतलब मैक्सिमम किस रेट में हम प्रोडक्ट को बेच सकते हैं, और मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है कि मिनिमम कितने में हम खरीद सकते हैं, कम से कम में। ठीक है, तो मिनिमम अगर 10 रुपए तो मैक्सिमम आई थिंक 20 या 25 रुपए होंगे। ठीक है, क्योंकि तुम ये खरीदते हो ना, प्रोडक्ट्स खरीदते हो तुम, तो उसमें लिखा होता है, एमएसपी तो नहीं लिखा होता, उसमें एमआरपी लिखी होती है। जैसे एमआरपी क्या होती है, कुरकुरे का ले लेते हैं, 10 रुपए वाले पैकेट में कुरकुरे की एमआरपी 10 रुपए होती है। ठीक है, पर तुम्हें क्या लगता है कि सब उसको 10 रुपए में ही खरीदते होंगे प्रोड्यूसर से भी? नहीं, प्रोड्यूसर से वो 1 रुपए, 2 रुपए, 3 रुपए ऐसे पर यूनिट के रेट पे खरीदते हैं। ठीक है, तो यही प्रोड्यूसर के लिए गवर्नमेंट डिसाइड कर देती है कि जो प्रोड्यूसर से खरीदेंगे ना जो लोग भी सामान, वो कम से कम इस रेट पे खरीदेंगे। ठीक है, कुरकुरे 10 रुपए का कुरकुरे है तो वो लोग 3 रुपए में खरीदेंगे, 3 रुपए से नीचे कोई नहीं देगा। ठीक है, तो ये डिसाइड होता है, तो ये बेसिकली जो प्राइस होता है ना ये प्रोड्यूसर के वेलफेयर के लिए डिसाइड होता है। जो पहला वाला था वो कंज्यूमर के लिए वेलफेयर के लिए डिसाइड हुआ था, और ये वाला जो होता है ये हमारे प्रोड्यूसर के वेलफेयर के लिए डिसाइड होता है, ताकि उन बेचारों को भी ज्यादा लॉस ना हो। ठीक है, ये क्लियर हुआ? यस मैम। ठीक है, क्लियर क्लियर हो गया ना। अब एक बार ना इसकी थोड़ी सी आप लोग ब्रीफिंग कर लो, मतलब देख लो, इसकी रीडिंग लगा लो। वैसे हमारा चैप्टर आज ये खत्म है, एंड कल क्या हम आज से ही थोड़ा सा हमने जो पहला 3rd चैप्टर किया था ना उसको थोड़ा रिवाइज करेंगे,
एंड उसके कुछ क्वेश्चन आंसर न्यूमेरिकल से वो कल सॉल्व करेंगे। और जो फॉर्मूले की लिस्ट है वो मैं आज रात तक भेज दूंगी तुम लोगों को, ताकि तुम कल सब वो फॉर्मूला याद करके आएंगे। और याद नहीं होता तो जब कल क्लास होगी ना हमारी, कल आई थिंक सैटरडे ना, हाँ, कल जब हमारी क्लास होगी तो वो जो फॉर्मूला होगा उसको तुम अपने पास रिटर्न में रख लो। जैसे या तो रफ में रख लो जिसका फेयर काम कंप्लीट नहीं है, एंड फेयर काम जल्दी जल्दी कंप्लीट करो और सेंड करो मुझे। इकोनॉमिक्स के 3 चैप्टर, ठीक है, फटाफट करो और कराओ। और जितनी जल्दी आप लोग काम करोगे ना उतनी जल्दी समझ भी आएगा, उतनी जल्दी पढ़ने का टाइम भी मिलेगा। देखो अक्टूबर तो खत्म ही होने वाला है, नवंबर बचा है, जनवरी बचा है, सॉरी दिसंबर भी बचा है, नवंबर दिसंबर जैन, ठीक है, जैन तक सिलेबस कंप्लीट करना है हमें। और वैसे भी हमारा क्या कहते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स इस वीक खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट बिजनेस स्टडीज तो भी बहुत है, तो इस वीक तक हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स खत्म हो जाएगा। एंड नेक्स्ट मंथ तक हमारा जो इकोनॉमिक्स का वो है स्टेटिस्टिक्स, वो भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि उसमें ज्यादा कुछ नहीं है हमारे, बस थोड़े थ्योरी है, थोड़े से न्यूमेरिकल है। हाँ, स्टेटिस्टिक्स, फिर उसके बाद हम बस रिवाइज करते रहेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे। सबसे पहले हमें सिलेबस कंप्लीट करना है। थर्ड चैप्टर करना है, तो थर्ड चैप्टर करना नहीं है, करना है मैम। मैंने नोट्स नहीं भेजे उसके, हाँ भेजे है ना, जब भेजे तो करना क्यों नहीं, हाँ सारा करोगे। मैम करना चाहिए। हाँ हाँ करना है, थर्ड मंडे चैप्टर तक से दे क्या दूंगा, दुश्मनी है। मंडे तक दे दूंगा मैम। ठीक है दे दो, आराम से दे दो, पर कर लो और सब जल्दी जल्दी करो और दे दो। इस मंथ के लास्ट तक मैं तुम्हारी सबकी कॉपी मंगवा वो चेक करूंगी, मतलब वैसे नहीं, वैसे नॉर्मली मैं एक वो रखूंगी जिसमें तुम्हारी चेक होगी बेसिकली कॉपी। तो इस मंथ के एंड तक जिसने नहीं दिया मुझे काम सारा कंप्लीट करके, फिर उसकी शिकायत जाएगी। एंड ये सब पे एप्लीकेबल होता है, बॉयज एंड गर्ल्स दोनों पे। बहुत टाइम दे दिया मैंने तुम लोगों को, ओके तुम लोग बिल्कुल काम नहीं करते। मैं तो करता हूँ ना। ठीक है, ठीक है, जो करता है वो उसको वेरी गुड, और जो नहीं करता वो बहुत बुरा है। अब देखो ये जो है ना, तुम लोगों को इस पे कोई डाउट नहीं है ना इस चैप्टर में अब, ठीक है, इस चैप्टर में कुछ नहीं था, बहुत छोटा चैप्टर है, बहुत सिंपल चैप्टर है, थोड़ा सा तुम्हें वो लग रहा होगा। तो इसमें क्या हमने पढ़ा था, मार्केट क्या होता है, परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है, इनपरफेक्ट कंपटीशन क्या होता है, उसके 3 पार्ट्स होते हैं, ठीक है, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक और ओलिगोपोली। उसके बाद हमने पढ़ा कि क्या पढ़ा, हाँ, इक्विलिब्रियम प्राइस क्या होता है, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी क्या होता है, मार्केट इक्विलिब्रियम क्या होता है, वो कितने टाइप, उसमें क्या एप्लीकेशन लगता है। तो बस 2 ही, कुछ नहीं, बस छोटा सा टॉपिक है हमारा ये, और 5-6 कंटेंट में ही खत्म हो जाता है। तो इजी है, कुछ नहीं है इसमें। थर्ड चैप्टर थोड़ा बड़ा भी था और उसके न्यूमेरिकल्स भी है। तो अब हम थोड़ा सा थर्ड चैप्टर को रिवाइज कर लेते हैं, अगर तुम लोग को इस चैप्टर में कोई डाउट नहीं है तो। कोई डाउट नहीं है तो मैं थर्ड चैप्टर रिवाइज कराऊंगी, कोई डाउट है इसमें? नहीं है मतलब डाउट, मैं थर्ड चैप्टर रिवाइज करा लूँ फिर। तो जैसे आप लोग का जो माइक्रो इकोनॉमिक्स का सिलेबस है ये खत्म हो गया है, ओवरऑल खत्म हो गया, बस थर्ड चैप्टर में थोड़ा न्यूमेरिकल्स वो करेंगे हम। तो जैसे बुक पूरी खत्म हो गई है ना, तो तुम्हें उसके जो नोट्स है वो भी सारे खत्म करने हैं, ताकि जब तुम न्यू स्टार्ट करो ना तो न्यू का रिटर्न वर्क भी साथ साथ करते रहो, ताकि तुम्हें अच्छे से समझ आ जाए।
अच्छा हमारे थर्ड चैप्टर का नाम क्या था? हमारा जो थर्ड चैप्टर था वो था हमारा प्रोड्यूसर्स बिहेवियर एंड सप्लाई। इसमें हमने बेसिकली पढ़ा था कि अडॉप्शन प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है। ठीक है, जो प्रोडक्शन फंक्शन होता है ना इसके न्यूमेरिकल्स आता है, बहुत इजी होता है। तो प्रोडक्शन फंक्शन हमारे पास क्या होता है, q इज इक्वल टू एफ x1 कॉमा x2। यहाँ पे x1 x2 क्या होता है, हमारे गुड्स होते हैं। एग्जाम्पल दे रखा है कैसे सॉल्व करना है। f को ऐसे लिख देना है, ये तुम्हें पता है सारा दिया होगा कि f तुम्हारा ये है नंबर, जैसे f तुम्हारा 1 है, गुड 1 तुम्हारा 2 है, गुड 2 तुम्हारा 5 है। तो ऐसे दिया होता है और इसको बेसिकली सॉल्व करना होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे f दे रखा है 3,5। अभी f का कोई यूनिट नहीं दे रखा तो हमने उसको 1 मान रखा है। ठीक है, तो 3 + 5 कितना होता है, 8 होता है। और 8 × 1 कितना होता है, 8 होता है। तो बेसिकली ऐसे सॉल्व करना है इसको, शॉर्ट रन लॉन्ग रन। अच्छा शॉर्ट रन कितने टाइम पीरियड में होता है? शॉर्ट रन क्या होता है? मैम 1 ईयर से कम होता है। मैम 1 ईयर से कम जो चलते हैं। हाँ 1 ईयर, 1 ईयर से कम। और लॉन्ग रन क्या होता है? मैम लॉन्ग रन वो होता है जो 1 ईयर से ज्यादा यूज होता है मैम। आंसर देंगे जो मैं पूछ रही हूँ। ठीक है, प्रोडक्शन क्या होता है? मैम प्रोडक्शन होता है जिसमें हम अपना इनपुट देते हैं और जो आउटपुट होता है वही प्रोडक्शन होता है। ठीक है, अब तुम चुप रहो, बाकी बताएंगे। अच्छा कॉस्ट क्या होता है? जल्दी बताओ, दीपांशु नहीं बताएगा, बाकी सब बताएंगे कि कॉस्ट क्या होता है। कोई भी एक बताओ। नॉर्मल लाइफ में भी कॉस्ट क्या होता है, इकोनॉमिक्स टर्म से अगर नहीं भी पूछो तो कॉस्ट क्या होता है, क्या बोलते हैं इसको, हम कॉस्ट कहते हैं। प्राइस। प्राइस, ठीक है, क्या प्राइस? मैम एक प्राइस वैल्यू होता है एक प्रोडक्ट का, जिस प्रोडक्ट पे हम उस प्रोडक्ट को बाय कर सकते हैं। अच्छा ये होता है। तो रेवेन्यू क्या होता है? रेवेन्यू होता है। अच्छा मैम जितना मैम प्रोडक्ट बनाने में जो खर्चा हुआ है। जो भी खर्चा प्रोडक्ट्स को बनाने में लगता है, चाहे जितने भी इनपुट्स पे हम खर्चे करते हैं, वो हमारा कॉस्ट होता है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट। और रेवेन्यू क्या होता है, हमारा जो भी हमारे प्रोडक्ट्स को हम बेचते हैं, उनको सेल करने के बाद जो इनकम हमारे पास आती है, जो पैसे हमारे पास आते हैं, उसको हम रेवेन्यू कहते हैं। ठीक है, तो ये छोटे छोटे टर्म्स याद रखो यार। टोटल कॉस्ट होता है हमारा क्या, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है? टोटल फिक्स कॉस्ट मतलब होता है जो भी खर्चे हमारे फिक्स एसेट्स पे लगते हैं, वो हमारे टोटल फिक्स कॉस्ट होते हैं। ठीक है, और टोटल वेरिएबल कॉस्ट हमारा होता है जो भी खर्चे हमारे नॉर्मल डे टू डे वर्क में लगते हैं या फिर 1 साल के अंदर हमें करने पड़ते हैं। तो ये क्या होता है, हमारा टोटल वेरिएबल कॉस्ट हो गया। ठीक है, वो खरीदना, मशीनरी खरीदनी है, तो ये हमारा टोटल फिक्स्ड कॉस्ट हो गया। ठीक है, तो इसके बेसिकली टर्म आते हैं, तुम्हें बोलेंगे कि तुम्हारा टोटल वेरिएबल कॉस्ट ये है और तुम्हारा टोटल फिक्स्ड कॉस्ट ये है। टोटल कॉस्ट क्या हुआ, तो उनको प्लस करके फिर लिख देना है कि टोटल कॉस्ट हमारा ये हुआ। ठीक है, फिर ये एवरेज कॉस्ट का फॉर्मूला मैम क्या है हमारा, टोटल कॉस्ट। हाँ जो आपने बताया वो वापस बताना, वो मैं डिस्कनेक्ट हो गया था, आवाज नहीं आ रही थी मेरे को। कोई बात नहीं, मैं ये बता रही थी कि जो टोटल कॉस्ट होता है ना,
वो क्या होता है हमारा टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस में टोटल वेरिएबल कॉस्ट। जब तुम्हारे मतलब क्वेश्चंस आते हैं ऐसे कि टोटल कॉस्ट तुम्हें दे दिया, ठीक है, और तुम्हें टोटल फिक्स कॉस्ट निकालना है और टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी दे दिया, तो बेसिकली हम करते हैं नहीं तब सॉल्व। जैसे टोटल कॉस्ट हमारा 10 है, ठीक है, टोटल फिक्स कॉस्ट में हमने x मान लिया और जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट है वो 5 है, तो ये प्लस है हमारे के माइनस हो जाएगा, 10 माइनस 5, 5, तो हमारा टोटल फिक्स कॉस्ट क्या हो गया 5 यूनिट, 5 रुपए जो भी है, ठीक है। बेसिकली जो नॉर्मल अलजेब्रा होते हैं ना, थोड़ा वैसे ही सॉल्व करना है, इजी है, ज्यादा कुछ नहीं करना है इसमें, प्लस माइनस बस आना चाहिए, वो तो आता ही होगा सबको, ठीक है, प्लस माइनस और डिवाइड मल्टीप्लाई, इकोनॉमिक्स में ये आना चाहिए। और एवरेज कॉस्ट में भी हमारा कुछ नहीं है, क्या है एवरेज कॉस्ट हमारा टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी, जितना क्वांटिटी हमने बनाया है उस पर कितना हमारा खर्चा लगा है उसको डिवाइड करेंगे तो हमारा बन जाएगा टोटल कॉस्ट। जैसे अगर हमने 10 क्वांटिटी बनाई है और हमारा 200 रुपए खर्च हुआ तो कितना होगा 200 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू 20 रुपीज, हमारा एवरेज कॉस्ट होगा ₹20। ठीक है, फिर हमारा रेवेन्यू आ जाता है, रेवेन्यू में भी सेम होता है, टोटल रेवेन्यू मतलब जितने पैसे हमारे पास आए हैं, हमने जितने भी गुड्स बेचे उसमें जितना पैसे हमारे पास आए हैं वो हमारा टोटल रेवेन्यू होता है। एवरेज रेवेन्यू सेम चीज, जो टोटल रेवेन्यू होता है उसके अपॉन में कितने हमने गुड्स बेचे हैं। अगर मैंने 10 गुड्स बेचे उसमें से मुझे 200 रुपए मुझे मिले हैं 10 गुड्स बेचने का, तो जो टोटल रेवेन्यू है उसकी जगह पे मैं 200 लिखूंगी और जो n लिखा हुआ है जहाँ पे क्वांटिटी जो हमने सेल आउट की है उसकी जगह पे 10 लिखूंगी। नॉर्मल डिवाइड करना है, क्या हो जाएगा ₹220 हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, मार्जिनल रेवेन्यू में क्या करना है हमें, कुछ नहीं, इसमें भी सेम है, इसमें ना हमें चेंजेस को देखना है कि कितने चेंज करने पे हमें कितना चेंज मिला। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हमारा गुड है वो अभी हम 10 यूनिट्स हम बेच रहे हैं तो हमें 200 रुपए मिल रहा है, ठीक है। अब हमने क्या किया 11 यूनिट्स बेच दिया, तो टोटल हम 11 यूनिट बेच रहे हैं और हमें फायदा कितने का हो रहा है 20 रुपए का फायदा हो रहा है, ठीक है। तो जब हमने 1 यूनिट बढ़ाया तो हमें कितने का फायदा हुआ 20 रुपए का, तो यही लिखना है डेल्टा एन, मतलब एन में हमने कितने चेंज किया क्वांटिटी में, तो एक क्वांटिटी में चेंज किया नीचे 1 और हमारे रेवेन्यू में 20, तो 20 डिवाइडेड बाय 1 ₹20। ठीक है, तो यही बेसिकली मार्जिनल पे आता है, एवरेज मार्जिनल रेवेन्यू आता है, एवरेज आता है और टोटल आता है। इन तीनों का ही तुम्हारे रेवेन्यू में भी आता है, कॉस्ट में भी आता है इवन, और क्या होता है रेवेन्यू कॉस्ट और प्रोडक्ट, ठीक है, रेवेन्यू में भी आता है, कॉस्ट में भी आता है और प्रोडक्ट में भी आता है। तो इन तीनों के बस एक बार फॉर्मूला तुम्हें पता चल जाए ना, उस हिसाब से तुम सारे सॉल्व कर लोगे, ठीक है। इसमें बस एक दो चीजें, हाँ, एक हमारा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, इसका भी फॉर्मूला, इसका जो होता है न्यूमेरिकल ये बहुत आता है और 3 नंबर में आता है हमेशा। जब तक मैंने पेपर दिया 11th में तब तक तो हमेशा 3 नंबर का आया और मेरा एक बार भी सही नहीं गया था। रीजन, मेरे टीचर ने मुझे पढ़ाया ही नहीं था, वो बस थ्योरी पढ़ाते थे, वो न्यूमेरिकल कराते ही नहीं थे, तो उससे कभी मेरे नंबर नहीं आया इसमें, मतलब इस वाले क्वेश्चन में, बाकी तो मैंने खुद कर लिया था। ठीक है, तो इसमें क्या होता है हमारा बेसिकली, इसमें क्या होता है ये जो फॉर्मूला है इसमें पुट करना होता है, जैसे डेल्टा क्यू डेल्टा पी मल्टीप्लाई बाय P1 Q1। अब ये चेंजेस है बेसिकली, ठीक है। इसमें क्या होता है, मान लेते हैं जैसे हम 10 यूनिट बेच रहे हैं 200 रुपए में, ठीक है, इसको मान लेते हैं, हमारा फिक्स एग्जांपल है इस टॉपिक के लिए। तो क्या होगा Q1 और P1 हमारे क्या है, ये हमारे इनिशियल वाले कि पहले हमारा प्राइस क्या था, ठीक है। तो पहले हमारा प्राइस क्या है 200 और क्वांटिटी हमने कितनी बेची 10 क्वांटिटी बेची, ठीक है। और उसके बाद दूसरा फिर हमने क्या किया 1 यूनिट और एक्स्ट्रा बेच दिया, तो 11 यूनिट हो गए और प्राइस में कितना फर्क आया है 20 रुपए का फर्क आया, ठीक है। तो क्या होगा डेल्टा क्यू की जगह हम क्या लिखेंगे, जो हमने क्वांटिटी एक्स्ट्रा बढ़ाई मतलब 1 और जितना हमें एक्स्ट्रा मिला उससे डेल्टा पी में उसको लिखेंगे मतलब 20 मल्टीप्लाई, पहले क्या था हमारा प्राइस 200 और क्वांटिटी क्या थी 10,
तो बेसिकली इसको डिवाइड करके आंसर आएगा। तो अभी कर लेते डिवाइड। यहाँ पे है 20, प्राइस हमारा 200, मतलब 10, ये 1 है, 10 अपॉन में 10, 10 अपॉन में 10 कितना होता है? मैम 1। 1। तुम्हारा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या होगा? हो गया 1। 1। ठीक है, तो ऐसे ही है, कभी कभी ये 1 आता है, कभी कभी ये पॉइंट में आता है, कभी कभी ये थोड़ा सा ज्यादा आता है। ये तुम्हारा बेसिकली इसका डायग्राम था इलास्टिसिटी का, रुको दिखाती हूँ। सेकंड चैप्टर में ना इलास्टिसिटी का डायग्राम है, कहाँ गया? इकोनॉमिक्स का अगर तुम इंटरेस्ट लेके पढ़ोगे ना तो इकोनॉमिक्स पढ़ने में बहुत मजे आते हैं, और जब न्यूमेरिकल करोगे ना तब तो सबसे ज्यादा मजे आएंगे। रीजन ये कि वो सॉल्व हो जाएंगे, मैथ्स के सम्स की तरह नहीं होते ये, कि सॉल्व भी नहीं होते, बहुत दिमाग लगाने के बाद जाके सॉल्व होंगे। और इकोनॉमिक्स के जो टर्म्स होते हैं ना वो बहुत इजीली सॉल्व होता है, और ऐसा लगता है यार हमें तो इकोनॉमिक्स में सब चीज आती है, और यही चीज डुबा ले जाती है। तो ऐसा मत सोचना, इकोनॉमिक्स को पढ़ना पड़ेगा, ये ऐसी सब्जेक्ट नहीं है कि बिना पढ़े हो जाएगा, इसको पढ़ना पड़ेगा। क्या हो गया? तो मैं जब जो ढूंढ रही हूँ मिल नहीं रहा। चलो वो मैं कल तुम्हें दिखाऊंगी, ठीक है? मतलब बेसिकली वो ना तुम्हारा जो कंज्यूमर वाला चैप्टर नहीं था, जो सेकंड चैप्टर में आ रहा, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एंड डिमांड, उसमें ना सबसे लास्ट में तुम लोग देखना एक वो सिटी का कर्व बना हुआ है, उसमें ना पूरा लिखा हुआ है कि अगर इलास्टिसिटी 1 से कम होती है तो वो कौन सा कर्व होता है, 1 से ज्यादा होती है तो कौन सा कर्व होता है, 0 होता है तो क्या कर्व होता है, उसमें पूरा बता रखा है। ठीक है, तो उसमें पता चलेगा कि अगर हमारा जो यूनिट आ रहा है वो ऐसा आ रहा है, 1 आ रहा है, तो हमारा कर्व कैसा है। ठीक है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आता है। अब देखो पता है इलास्टिसिटी के क्वेश्चन कैसे आते हैं? एक तो ये आता है कि व्हाट इज प्राइस इलास्टिसिटी, ठीक है, उसके बाद दिखाएगा, उस पर बाद लिखेगा कि द इनिशियल प्राइस वाज दिस, द इनिशियल क्वांटिटी वाज दिस वाज चेंजेस, दिस वाज चेंजेस, ये करके एक सम दे देगा, और फिर कहेगा फाइंड आउट प्राइस इलास्टिसिटी एंड ड्रॉ इट्स कर्व। आराम से 3 नंबर का क्वेश्चन बन गया, 5 नंबर का भी क्वेश्चन है, ये 3 नंबर का ही बनेगा। ठीक है, 1 नंबर तुम्हें मिलेगा उसमें, क्या कहते हैं उसको, हाँ डेफिनेशन में 1 नंबर मिलेगा, बाकी 1 नंबर तुम्हारे सॉल्व करने का मिलेगा, और जो 1 नंबर होगा वो तुम्हारे डायग्राम का मिलेगा। ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो तुम्हें क्या करना है, अगर तुमने डिफाइन कर दिया 1 नंबर तुम्हारे, दूसरा तुमने जो सम है उसको सॉल्व कर दिया, 2 नंबर तुम्हारे। अगर तुमने डायग्राम नहीं बनाया तो तुम 2 ही में रह जाओगे, तुम्हें तीसरा फ्री में नहीं देंगे कोई, क्योंकि जो हमारा ये होता है ना बेसिकली, हमारी जो बड़ी क्लासेस होती है इसमें जो नंबर्स होते हैं ना वो अकॉर्डिंगली दिए जाते हैं। ठीक है, जैसे पहले ऐसा होता था ना कि हमने एक क्वेश्चन आ गया 5 नंबर का तो उसमें नंबर मिल गया। ऐसा नहीं होता। जो बड़ी 11th के बाद क्लासेस स्टार्ट होती है उसमें ये होता है कि अगर तुम्हारा कंटेंट है, अगर तुम क्वेश्चन भी लिख रहे हो आंसर भी लिख रहे हो ना, तो उसमें वो लोग देखेंगे कि ये कंटेंट है नहीं है। अगर ये कंटेंट है तो उस हिसाब से मार्क्स मिलते हैं। जैसे तुम लोगों ने वो तो देखा होगा, क्या कहते हैं उसको, जो पेपर के बाद मिलता नहीं है आंसर के लिए, आंसर नोट जो टीचर्स को मिलता है बेसिकली, उसमें ना पूरा लिखा होता है। ये क्या हो गया? ठीक है, तो कल हम क्या करेंगे, हम बेसिकली
चैप्टर को जो है ना इस चैप्टर को हम कंटिन्यू करेंगे एंड कल इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे।